नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स एंड देयर रूट कॉजेज इन ए बिल्डिंग में कैसे कैसे डिफेक्ट होते हैं और उनके कारण क्या होते हैं, उन सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग, मेन कॉज ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट होने के जो मेन कारण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे डैम्पनेस। डैम्पनेस क्या होती है? ये हिंदी में बोले तो सीलन होती है। ठीक है, पानी की वजह से जो बिल्डिंग में सीलन आ जाती है तो वो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है किसी भी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट लाने के लिए। ठीक है, फिर है रिलेटिव मूवमेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू वेरियस फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लैक ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन, लैक ऑफ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ सुटेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन सभी एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कीजिए। साथ ही साथ इसके साइड में जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग, आप सभी को पता है बिल्डिंग में डिफेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं। या तो आप देख सकते हैं ये फिगर, इसमें आउटर जो हमारा प्लास्टर है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, अंदर का ये आप देखिए, ये रेनफोर्समेंट है, ये एक्सपोज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका कवर है वो डैमेज हो चुका है। डैमेज क्यों हुआ है? लैक ऑफ डिज़ाइन की वजह से, या फिर पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से, या यहाँ पे हमारी डैम्पनेस की वजह से। ठीक है, और ये आप देखिए, ये काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ये डैम्पनेस है। सीलन की वजह से हमारा प्लास्टर और पेंट जो डिस्टेम्पर आप करते हैं घरों में वो सारा ख़राब हो जाता है और ऐसे दाग धब्बे वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं हमारे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट इन बिल्डिंग मे बी डिफाइंड एज ए फॉल्ट, डेफिशिएंसी, imperfection in a building component which adversely affect its functional performance and appearance। ठीक है, जो भी कमी हमारी बिल्डिंग में आती है जो कि उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी सर्विस में, किसी भी स्ट्रक्चर की सर्विस में कमी ला देती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी डिफेक्ट होती हैं। ठीक है, गंदी दिखाई देती है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, अच्छे से वो सर्विस नहीं दे पाती। सर्विस देने का मतलब क्या है? जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया जाता है वो उसको फिलफिल नहीं कर पाती। ठीक है, जैसे कोई गोडाउन है, वो मेनली गुड्स कैरी करने के लिए रखते हैं, वहाँ पे सामान रखा जाता है, बट अगर वो डैमेज हो गया हो, वो अच्छा सर्विस ना कर पा रहा हो, लोड बियरिंग ना हो, तो वहाँ पे हम सामान को रखना तो खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वो गिर सकता है, उस पर जो सामान है उसके वजन से वो गिर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो सर्विस में आती हैं, वो सर्विस अपनी अच्छी से नहीं कर पाती बिल्डिंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे डिफेक्ट में होती हैं। इन ए न्यू बिल्डिंग डिफेक्ट में अकर ड्यू टू inferior construction material, poor workmanship, lack of supervision and undesirable effects of weather and environment। ठीक है, किसी भी नई बिल्डिंग में जिसका निर्माण नया किया गया हो उसमें कैसे कैसे डिफेक्ट होते हैं? या तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ख़राब क्वालिटी का लगा हो। ठीक है, पुअर वर्कमैनशिप हो, वहाँ पे जो वर्कमैनशिप है, जहाँ पे जिन लेबर्स ने, जिन सिविल इंजीनियर ने या कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, फिर है लैक ऑफ सुपरविजन, काम होते वक्त वहाँ पे सुपरवाइज ना किया गया हो। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जैसे बारिश, बर्फ़, गर्मी, सर्दी, जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी वजह से हमारी बिल्डिंग में डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, इन ओल्ड बिल्डिंग डिफेक्ट में डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, पुरानी बिल्डिंगों में मेंटेनेंस की कमी की वजह से डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, डेटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल, जो वहाँ का मटेरियल यूज़ होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है और डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे डिफेक्ट्स। अब देखते हैं इनके कारण, डिफेक्ट बिल्डिंग में क्यों आते हैं। फर्स्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, डैम्पनेस, मूवमेंट ऑफ मेंबर्स,
इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, लैक ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, मेंटेनेंस प्रैक्टिस, इन सभी में कमी की वजह से बिल्डिंग में डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, अब क्या क्या डिफेक्ट आते हैं देखते हैं एक एक करके। डैम्पनेस, डैम्पनेस आपको पता है ये होती है सीलन। ठीक है, पानी की वजह से आपकी बिल्डिंग में सीलन आती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या डिफेक्ट आते हैं। फर्स्ट है स्टेन्स ऑफ डिफरेंट सरफेस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, स्टेन्स का मतलब है बिल्डिंग के सरफेस पे दाग धब्बे आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, फिर है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है ये आप देखिए, इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या है, आपने कई बार मोस्टली ये देखने को मिल जाता है कि घरों की दीवारों पे, छतों पे ब्रिक वर्क जहाँ पे होता है या स्टोन वर्क होता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखने को, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इफ्लोरेसेंस है तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ये होता है इफ्लोरेसेंस वाइट पैचेस। ठीक है, ये दीवारों पे आ जाता है। इसके भी पीछे रीज़न होता है सीलन का, डैम्पनेस का। ओके, फिर है फॉलिंग ऑफ पेंट फिल्म्स और वॉलपेपर्स प्लास्टर्स। ठीक है, जो दीवारों पे हम पेंट करते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं या प्लास्टर करते हैं, वो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। आपने अपने घरों में या अपने आसपास भी कई बार ये चीज़ें देखी होंगी कि थिन फिल्म्स जो पेंट की है वो उखड़ने स्टार्ट हो जाती है, साथ ही साथ जो प्लास्टर है वो भी निकल जाता है। इसके ऊपर आप कितना भी कुछ भी अप्लाई करते रहें वो बिल्कुल भी वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करता जब तक वहाँ पे सीलन रहती है। ठीक है, तो हमें सीलन को सबसे पहले वहाँ से रिमूव करना होता है, और सीलन रिमूव करने से पहले हमें उसको मेन जो सोर्स है वो पता करना होता है कि किस सोर्स की वजह से वहाँ पे सीलन आ रही है। ओके, इसके बाद आता है वीकनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, जो बिल्डिंग मटेरियल उसमें यूज हो रहा है वो भी सीलन की वजह से कमज़ोर होता रहता है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है, ये काफ़ी टाइम लगता है इसमें, धीरे धीरे वो मटेरियल वहाँ से कमज़ोर होता लगता है और घिसने लग जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वहाँ से झड़ के नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लास्टर धीरे धीरे नीचे गिर चुका है। अब जो ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। जो स्टील रेनफोर्समेंट हम कंक्रीट में यूज करते हैं वो भी सीलन की वजह से रस्ट पकड़ लेता है। रस्ट का मतलब होता है जंग लग जाता है उस पर, ये आप देख सकते हैं जंग लगना, इस पे जंग की वजह से ये अपना थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, साइज़ बढ़ेगा यानी कि एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने की वजह से ये कंक्रीट की जो कवर होता है उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, क्रैक आते हैं, क्रैक की वजह से कंक्रीट कवर डैमेज हो जाता है और ये एक्सपोज हो जाता है। जब ये एक्सपोज होना स्टार्ट हो गया यानी कि इसमें सीलन आ चुकी है। अब इसको अच्छे से रिपेयर ना किया तो ये बिल्डिंग के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। ठीक है, फिर आता है सीलन की वजह से डिके ऑफ टिम्बर। टिम्बर अगर यूज है आपके स्ट्रक्चर में, जो कि फर्नीचर में होता है, कई बार स्ट्रक्चरल मेंबर में भी हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ये सीलन की वजह से बिल्कुल सड़ चुके हैं, डिके हो चुके हैं। ठीक है, ये भी एक कोज है सीलन की वजह से। ठीक है, फिर है विजिबल वाटर सच एज फिल्म ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर आपकी बिल्डिंग के सरफेस पे, इंटरनल या आउटर सरफेस पे दिखाई देने लग जाता है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बदबू भी आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक बैड स्मेल का अनुभव भी आपको होगा। ठीक है, तो सीलन के ये सारे इफ़ेक्ट हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, सीलन आने का रीज़न क्या है, तो सबसे पहले रेन पेनिट्रेशन, बारिश का पानी दीवारों में, छतों में पेनिट्रेट करता है। ठीक है, अगर पानी को रास्ता मिलेगा, कोई क्रैक होगा, कोई होल होगा, तो उसके थ्रू पानी अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें बिल्डिंग का जो आउटर सरफेस है वो रेन से बचाने के लिए, रेन वाटर से बचाने के लिए, जहाँ भी क्रैक है, जहाँ भी कोई होल है, तो उसको अच्छे से रिपेयर करना ज़रूरी होता है। अगर एक बार पानी अंदर आना स्टार्ट कर गया, एक बार पानी
पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर जाता है तो बिल्डिंग के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित वो होता है। ठीक है। फिर है राइजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैपिलरी एक्शन, ये था बारिश का इफेक्ट। ठीक है। अब ये है, इस फिगर से आपको पता लगेगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? ग्राउंड वाटर जो होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमारी फाउंडेशन तक आ जाता है और फाउंडेशन से ये दीवारों के थ्रू हमारे स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो इसीलिए हम दीवारों पे जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है वहाँ पे हम डीपीसी का यूज़ करते हैं। ठीक है। डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है। डीपीसी का सबसे मेन लगाने का कारण यही होता है कि वो फाउंडेशन से जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं उसको ऊपर के स्ट्रक्चर में यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में आने से रोकता है। ठीक है। तो कैपिलरी वाटर जब हमारे स्ट्रक्चर में आता है तो वो भी एक सीलन का कारण होता है, तो उससे भी हमें इसको बचाने का काम करना होता है। ठीक है। फिर होता है लीकेज फ्रॉम वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग्स। सैनिटरी फिटिंग्स या वाटर सप्लाई जो हमारा बिल्डिंग में होता है वो अगर लीकेज है, उसमें कोई लीकेज है तो वो भी हमारी दीवारों में, छतों में या कि हमारे फ्लोर में वो सीलन ला देता है। ठीक है। फिर है कंडेंसेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बारिश का पानी जब कंडेंस होता है, जमता है, तो वो भी होल्स में जो हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं दीवारों में वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। और कंडेंस होगा, जमता है, तो उसकी वजह से भी इसमें डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर है एंट्रैप्ड वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान कई जगह पे कोई पानी इकट्ठा रह जाता है जिसको हम रिमूव करना भूल जाते हैं या बाय मिस्टेक वो रह जाता है, तो वो भी एक कारण होता है सीलन का। ठीक है। फिर देखते हैं रिलेटिव मूवमेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू वेरियस फोर्सेस। ठीक है। अब हमें पता है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी सारे कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे फाउंडेशन, फिर कॉलम, बीम, आपकी स्लैब है, स्टेयरकेस है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो इन सभी पे अलग अलग टाइप का लोड इस पे लगता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लाइव लोड भी है, डेड लोड भी है, अर्थक्वेक, विंड लोड, स्नो लोड, तो जितने भी टाइप के लोड इस पे लगते हैं उनकी वजह से हमारे जो बिल्डिंग कंपोनेंट है वो रिलेटिव थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, जिससे क्रैक आने का डर होता है। ठीक है। तो वो भी एक डिफेक्ट का कारण बन सकता है। ओके। फिर आपको पता है टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको पता ही है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कोई भी मटेरियल एक्सपेंड करता है यानी कि फैलता है, और जब ठंड होती है यानी कि टेम्परेचर कम होता है तो वो सिकुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है। ये आप इस फिगर में देखिए, रात के दौरान, नाइट टाइम पे जो कंक्रीट मेंबर है या कोई भी मेंबर है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे ठंड होती है क्योंकि सूरज नहीं होता रात को। ठीक है। तो यहाँ पे ठंड होती है, और नीचे की तरफ अगर कंपेयर करें तो ऊपर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे गर्मी रहती है। ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन हमारा एक्सपेंड करता है यानी कि फैलता है, और ऊपर वाला पोर्शन हमारा सिकुड़ता है। ठीक है। ऐसे ही दिन के टाइम पे क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम इसको। हाँ जी। अब देखिए दिन के टाइम में क्या होगा, ऊपर हमारा सन होता है, धूप होती है, धूप की वजह से जो ऊपर वाले पोर्शन होगा वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, और नीचे का जो पोर्शन होगा वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है जो कि सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है रात को दोपहर को, रात को दोपहर को, तो इसकी वजह से भी हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आते हैं। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है। फिर आता है चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट आपको पता ही है, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से इसमें श्रिंकेज आती है, डैम्पनेस आती है। फिर है फिजिकल चेंजेस ऑफ क्रीप। क्रीप क्या होता है? ये एक कंक्रीट का, एक स्ट्रक्चरल मेंबर का एक डिफेक्ट होता है जिसमें ये एक टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई फ्रेश कंक्रीट मेंबर है, ठीक है, अच्छे से वो सेट हो चुका है, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, उस पर हम कोई लोड लगाते हैं। लोड लगाने के बाद वो थोड़ा सा अपना शेप को चेंज करता है, डिफॉर्म होता है। ठीक है। जैसे ही लोड को हम हटाते हैं तो वो अपनी शेप दोबारा रीगेन कर लेता है। बट क्रीप का केस क्या होता है, जब किसी स्ट्रक्चरल मेंबर को हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए
5 साल 10 साल के लिए लोड लगा के उस पर छोड़ देते हैं और वो थोड़ा सा अपने शेप को डिफॉर्म करता है, बट 10 साल बाद जब हम उस लोड को वहाँ से हटाते हैं तो वो जो कंक्रीट मेंबर है अपनी शेप को दोबारा गेन नहीं कर पाता, ठीक है, जो कि एक डिफेक्ट माना जाता है और इसी को हम कंक्रीट का क्रीप बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी उसमें स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है ये बेंड हो चुका है और अब ये दोबारा अपनी शेप गेन नहीं करेगा और ये क्रीप हो गया है। फटीग है, सेटलमेंट है कंक्रीट का, ये सारे डिफेक्ट हमारे इसी के अंदर आते हैं। फिर है वाइब्रेशन। अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से, इम्पैक्ट लोड की वजह से या कोई हैवी मशीन अगर आसपास में चल रही है तो उसकी वजह से भी आपके घर में जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से भी घर में क्रैक्स आते हैं, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप सभी को पता है, बारिश, बर्फ़, इन सब की वजह से हमारे घर में सीलन आती है, ठीक है, डैम्पनेस आती है। फिर है सोलर रेडिएशन, धूप की गर्मी से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है और इसी की वजह से टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और क्रैक्स आते हैं, ठीक है। फिर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमने देख लिया, जो कि मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा देती है जिससे डैम्पनेस होती है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ताजमहल का एग्जांपल है। ताजमहल एयर पोल्यूशन की वजह से ही अपनी चमक को, अपनी वाइटनेस को, अपनी अच्छी अपीयरेंस को धीरे धीरे खो रहा है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं हवा में और एसिड रेन होती है, जब वो बारिश के साथ ताजमहल पे गिरता है तो रिएक्शन होता है, तो हमारी जो बिल्डिंग की क्वालिटी को ये कमज़ोर करता है एयर पोल्यूशन। फिर है ग्राउंड सॉल्ट, ज़मीन में जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी रिएक्शन करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स के साथ। फिर है बायोलॉजिकल एजेंसीज, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंसीज यानी कि जो फंगस लगती है, जो आप ये वेजिटेशन ग्रोथ को अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे देख रखते हैं, तो इनकी रूट्स हैं धीरे धीरे ये बढ़ती हैं और रूट्स जहाँ जहाँ बढ़ेंगी वहाँ वहाँ एक क्रैक्स को लेके आती हैं, ठीक है, जो कि एक डिफेक्ट का रीज़न बनता है। फिर है लैक ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन। जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है, अगर उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो भी एक कारण बनता है डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, सारी टेक केयर उसमें दी जानी चाहिए, जितना भी फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें हमें इसमें कंसिडर करनी होती हैं। फिर आती है लैक ऑफ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है, जो लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको उस चीज़ की नॉलेज ना हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसमें आप देखिए, ये एक वर्कर यहाँ पे फन कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, काम के टाइम पे ये ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे ही इसमें भी आप देखिए, यहाँ पे दो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, लकड़ी काट रहे हैं, बट एक के कमर पे रख के दूसरी ये लकड़ी काट रहा है और कितना हार्मफुल ये साबित हो सकता है दोनों के लिए, ठीक है। बट इसमें मजाक के तौर पे इसको लिया गया है इस पिक्चर में, हाउ स्टूपिड कैन दे बी, नीदर ऑफ देम आर वियरिंग ग्लव्स। इसमें क्या मजाक के लिए बताया गया है कि कोई भी बंदा इसमें ग्लव्स नहीं पहना हुआ, इनके हाथ में चोट लग सकती है, बट ये नहीं देख रहे कि ये एक आरी है और इससे इसकी कमर पे डैमेज हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। तो ऐसे वर्कर जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं जिसको नॉलेज ना हो, तो प्रॉपर नॉलेज के अभाव में भी यहाँ पे डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर है लैक ऑफ सूटेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिस। मेंटेनेंस का काम अच्छा ना किया गया हो उसकी वजह से भी डिफेक्टिव रीज़न होता है किसी भी बिल्डिंग में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट्स जो बिल्डिंग के होते हैं, जैसे कि ये फाउंडेशन, बेसमेंट, डीपीसी, वॉल, कॉलम, बीम एक्सेट्रा, और इनके पीछे रीजन डिफेक्ट और किस रीजन से इनमें डिफेक्ट आते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए, जल्दी ही आने वाली है वो भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।